प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। कल आप लोगों ने क्लास 12th की बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कल आप लोगों को बताए थे कि पराग कोष के एक अनुप्रस्थ काट का फिगर बनाए थे, उसके बारे में हर चीज बताए थे। तो अब देखिए कि इस ये जो अनुप्रस्थ काट है, इसमें पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इस भाग को हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, इस भाग को थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है और किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है। तो देखिए यह भाग थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं। इसमें देखिए कोशिका पाई जाती है। ठीक, एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका। ठीक, अब यह जो अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय जो कोशिका होती है क्या करती है कि बड़ी होती है। ठीक, ये जो इतनी बड़ी है इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब जितनी भी बड़ी रहती है उससे बड़ी होती है। तो देखते हैं बड़ी होकर क्या करती है। जब यह कोशिका इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक, अब इसको क्या कहेंगे, इस कोशिका को कहते हैं प्रप्रस्थ कोशिका। प्रप्रस्थ कोशिका। ठीक, ये जो कोशिका देखिए अधोस्तरीय कोशिका थी, उसके बाद वह बढ़ी, आकार उसका बढ़ा, तो आकार बढ़ने के बाद इसका नाम हो गया प्रप्रस्थ कोशिका। ठीक, अब यह जो प्रप्रस्थ कोशिका है, प्रप्रस्थ कोशिका, इसमें क्या होगा, विभाजन होता है। ठीक, प्रप्रस्थ कोशिका में विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं प्राप्त होंगी। ठीक, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं प्राप्त होंगी। पहली कोशिका कहलाती है प्राथमिक स्तरीय कोशिका। सॉरी, प्राथमिक स्तरीय नहीं, प्राथमिक द्वितीय कोशिका होगा। प्राथमिक द्वितीय कोशिका। ठीक, और ये जो दूसरी कोशिका होती है इसे कहते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या होती है। ठीक, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का क्या होता है, स्तरों में विभाजन होता है। इसको मिटा रहे हैं। स्तरों में विभाजन होगा। ठीक, तो इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। पहला है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, बाह्य स्तर क्या करता है कि इसमें जो विकसित हो रहे परागकण होते हैं
उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, और दूसरा है मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या होता है कि 1 से 3 लेयर होते हैं, 1 से 3 परत होती है। ठीक, और अगले नंबर पर है टेपिटम। टेपिटम टेपिटम क्या करता है, यह नष्ट होकर, स्वयं नष्ट होकर विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है टेपिटम। ठीक, अधिकतर परीक्षाओं में टेपिटम का कार्य पूछता है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। टेपिटम क्या करता है कि विकसित हो रहे पराग कणों को सुरक्षा या पोषण प्रदान करता है, सुरक्षा नहीं, विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करता है टेपिटम। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से यह कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बाह्य स्तर देखेंगे। बाह्य स्तर इस तरह से व्यवस्थित रहता है, जो कि एक ही परत में रहता है। ठीक, और मध्य स्तर क्या होता है, 1 से 3 परत में होती है। वह किस तरह से व्यवस्थित रहती है, इसको देखते हैं। तो देखिए यह हुआ बाह्य स्तर। बाह्य स्तर यह हुआ मध्य स्तर। ठीक, और अब देखिए इसमें टेपिटम कहाँ होता है, तो उसको देखते हैं।
इस प्रकार से इसमें टेपिटम व्यवस्थित होते हैं। ठीक, यह बात हुई तीनों स्तरों की। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका कहां पर होती है। ठीक है, और इसके क्या कार्य हैं। हाँ, तो आप लोगों ने प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के बारे में जान लिया। ठीक, अब देखते हैं नंबर 2 कोशिका थी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। वे कोशिका कहां पर होती है देखते हैं। देखिए, वह कोशिका इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप एक और कोशिका बनेगी। ठीक, जो दूसरी कोशिका बनती है, ठीक, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें 2 और कोशिकाएं बनेंगी इस प्रकार से। अर्धसूत्री जब विभाजन होगा इसमें 2 और कोशिकाएं बनेगी। तो यह जो कोशिका बनती है इसे कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका, या इसको कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा। इसको कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। देखिए, इसमें क्या था, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका थी। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें ये वाली कोशिका प्राप्त हुई। ठीक, तो इस कोशिका को कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक, अब जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होने के परिणाम स्वरूप पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक, यह जो निर्माण होंगे अब इन्हें कहते हैं परागकण। ठीक, तो इस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम परागकण की संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। हाँ, तो हम देखेंगे परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक, तो इसमें देखिए यह जो होता है, यह भाग यह कहलाता है बाह्य चोल। बाह्य चोल, और यह भाग कहलाता है, यह स्तर कहलाता है अंतःचोल। अंतःचोल। ठीक, और देखिए यहां पर जो कटा कटा सा भाग है, ये वाला भाग, यह है जनन छिद्र। यह है कोशिका केंद्रक। ठीक, तो हम देखते हैं कि बाह्य चोल किसका बना होता है। बाह्य चोल जो होता है वह परागकण
परागकण की सुरक्षा करता है, इसे कई सौ वर्ष तक इसी तरह से रखता है। ठीक, इसलिए परागकण जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो देखते हैं बाह्यचोल किस चीज का बना होता है। बाह्यचोल होता है स्पोरोपोलिनिन। हाँ, बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है यह कभी नष्ट नहीं होता। ठीक, जब यह कभी नष्ट नहीं होगा तो जो परागकण होते हैं, ठीक, उनकी सुरक्षा हमेशा बनी रहती है और परागकण भी जल्दी नष्ट नहीं होते। और जो अंतःचोल होता है यह क्या होता है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है अंतःचोल। ठीक, तो आप सब जान चुके हैं कि परागकोश में परागकणों का निर्माण किस प्रकार से होता है और परागकण में क्या क्या चीजें होती हैं जिस प्रकार से परागकण सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि पुष्प का जो मादा भाग होता है उसमें मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।